आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से 25 का जवाब देना है और 10 लघु उत्तरीय क्वेश्चन जिसमें से 5 का जवाब देना है और 5 दीर्घ उत्तरीय जिसमें से 3 प्रश्न का जवाब देना है। तो आइए आपको बताते हैं कि उसका सही उत्तर क्या होगा, कैसे आप एग्जाम में लिख के आओगे जिससे कि आपका नंबर पूरा का पूरा दिया जाएगा। पीडीएफ के रूप में भी आपको हम देने वाले हैं, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर हो ऑब्जेक्टिव। तो फटाफट से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। इसके पहले जो साइंस और सोशल साइंस की जो क्लासेस के लिए मैंने बताई थी और मैंने गारंटी लिया था क्वेश्चन आएगा 100% आया था और ये क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आएगा। आप निश्चिंत हो जाओ साथियों, और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथियों आइए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि आपको इन सारी प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से पता होगा तो आप जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से 135 तथा 225 का जो मसा होता है वो क्या होता है। और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम फाइनल के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हो कि जब 135 और 225 का जब HCF निकाला जाता है तो HCF कितनी आती है, तो 45 आती है। अब यहाँ पे देखो यूक्लिड विभाजन से निकालो या फिर कुछ और जिस भी तरीके से निकालोगे इसका आंसर जो है 45 ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है तो ऐसा नहीं है कि आप उसी विधि से निकालोगे, जो आपको विधि आसान लगता है उससे निकाल करके आप आंसर टिक कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया पूछा गया है कि यदि x तथा y चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उसका हल जो होगा वो किस प्रकार से होगा। आपके सामने 4 क्वेश्चन ये दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया है। अद्वितीय, अनंत, कोई हल नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा अद्वितीय हल। कह रहा है कि यदि एक ही रेखा पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसका हल जो होता है वो अद्वितीय हल होता है। डन है। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं कि यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत हल होंगे, यदि अनंत हल कब होता है। हम सभी जानते हैं कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा नहीं होता है b2 तो ये हम कह देते हैं कि इसका हल अद्वितीय होगा। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटा नहीं होता है c2 तो कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। यदि ये तीनों आपस में बराबर होते हैं यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यदि ये तीनों के तीनों आपस में बराबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं, अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, अनगिनत हल होंगे, यानी कि अनंत हल होंगे। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटे c2, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। डन है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, सुंदर सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के आलेख किस प्रकार से होंगे। क्या वह प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा या समानांतर हो गया, इनमें से कोई नहीं। इसको कैसे बनाया जाता है आज ही सीख लो ताकि ये फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। a1 बटे a2 करो, यानी कि x का गुणांक क्या है 1 और फिर इस दूसरे वाले समीकरण में क्या है 3 बराबर b1 बटे b2, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का 1 दिया गया तो माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 3 बराबर यहाँ पे 8 और बट्टा c1 बट्टा c2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16। ये देखोगे माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बट्टा b2 है, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है। यानी आप कह सकते हो कि a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 है, बट ये c1 बट्टे c2 नहीं है। यानी कि ये क्या हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है आपका समानांतर। क्या हो जाएगा, ये समानांतर है, पैरेलल है, इस प्रकार से है। यदि इसका इस प्रकार से यदि है तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, डन है। आप समझते हो, अगर इस तरीके से रेखाएं होगी जब प्रतिच्छेद नहीं कर रहा तो इसका आंसर कैसे निकल के आएगा, नहीं हल होगा, यानी कि वो क्या होगा, वो समानांतर होगा, वो पैरेलल होगा। ठीक है, यदि आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और देखना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा दिया गया हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन है कि ये दोनों बराबर कब होता है, और ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के लिए कई बार पूछा जा चुका है। इसलिए यार इस क्वेश्चन को आप जरूर याद करके रखना, जरूर समझ के रखना। मैं आपको बता देता हूँ, देखो साइन थीटा और 45 थीटा में ध्यान ये देना है कि इसका किसका वैल्यू जो होता है वो एक समान होता है। अब आप कहोगे कि साइन 45 की वैल्यू जो होती है सर वो होती है 1/√2 होता है। उसी प्रकार से यदि मैं cos 45 की बात करता हूँ तो cos 45 में भी 1/√2 होता है। यानी कि दोनों का वैल्यू कब बराबर होता
होता है जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री कब कहाँ दिया गया है, कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और बी नंबर जो होता है वो साथियों सही जवाब होता है। डन है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं प्रभु, कोई समस्या नहीं। साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों इसी प्रकार से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना, और आपको जो क्लासेस हम करा रहे हैं फाइनल एग्जाम के लिए उसे भाई साहब आपको मिस नहीं करना है, ये बात ध्यान रखें आपको, ठीक है। चलो काम क्या नहीं कर रहा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा बराबर दिया गया, cos थीटा बराबर होता क्या है। और यहाँ पे P, H और B यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया, और आपको ऐसे भी, आप सभी जानते हो, क्या जानते हो कि cos थीटा में होता क्या है। तो आप कहोगे सर गुरुदेव आपने बताया है बहुत अच्छे से, प्यार से सर आपने बताया था, क्या बताया था सर, आधार बटे का कर्ण होता है। क्या होता है सर, आधार बटे का कर्ण होता है। और आपने ही प्रभु बताया था कि आधार को हम लोग B से प्रदर्शित करते हैं और कर्ण को हम लोग H से प्रदर्शित करते हैं। यदि इसके यानी क्या हो जाएगा, B बटे H हो जाएगा। और आप तो यहाँ पे B बटे H कहाँ पे दिया गया है, तो आप कहो कि B बटे H जो दिया गया वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। डन है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होता है। यानी कि देखो 4 गो में से सबसे अधिक बताना है, इसका मतलब नहीं कि सबसे अधिक किसका होता है ना। तो इसमें से 4 गो में से बताना है। देखो साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 होती है। साइन 45 का क्या होता है, 1/2 होता है। ये याद करके रखने की जरूरत है आपको। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इन सब में सबसे ज्यादा कौन है, बड़ा कौन सा है, कहेगा सर साइन 90, क्योंकि साइन 90 का जो वैल्यू है भाई वो 1 होता है। और यदि 1 होता है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित में किसका मान क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान भाई सब कम होता है, यानी कि इसमें से कम बताना है, सबसे कम किसका होता है। अब देखो ये कॉस में चल रहा है, पहले साइन में चल रहा था, अब उसके बाद कॉस में चल रहा है। तो सबसे कम यानी कि 0 होना चाहिए। अब देखो कि किसका मान 0 होता है, बट वो 0 वाला तो है नहीं इसमें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 60, देखो cos 60 क्या है, √3/2 होता है। और √3/2 जो होता है वो 45 से भी कम है, cos 30 से भी कम है, और cos 0 से भी कम है। ठीक है, सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है यार। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन 45 डिग्री प्लस का cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 45 और प्लस का कॉट का 30 डिग्री, दोनों का वैल्यू रख करके यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करोगे साथियों तो आपका आंसर हो जाएगा √2 प्लस का 3 हो जाएगा। कितना आएगा बताओ मेरे भाई, फटाफट से, √2 प्लस का √3 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, यदि बिंदु 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी क्या होगा। अब देखो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए मैंने बहुत ही छोटा सा प्यारा सा ट्रिक आपको बता रखी है बहुत पहले ही, और इसमें देखो क्वेश्चन भी पूछ दिया है। मैंने कहा था भाई कि आप √ लगा देना और उसके बाद से क्या करना, ये देखना 2 बिंदु दिया गया होगा, इसे ए मान लेना, इसे बी मान लेना, मन में ही है। ठीक है, अब देखो ये दूसरे बी वाले में से ए वाले का पहला मान घटा के उसका स्क्वायर कर देना। 4 में से 2 घटेगा 2 और 2 का स्क्वायर कर देगा, कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 4। और प्लस क्या कर देना, फिर दूसरे वाले में से दूसरा को घटा के और उसका स्क्वायर कर देना। तो 1 में से -3 घटाओ कितना होगा, -2, -2 का स्क्वायर करके माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, है ना। अब इसको जोड़ दोगे 4 4 कितना होता है भाई, 8 होता है। 8 को बाहर करोगे कितना होगा सर, 2√2 हो जाएगा। अब 2√2 देखो कहाँ पे दिया गया सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर अगला देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा खास है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि बिंदु a sin थीटा, 0 तथा 0, a cos थीटा के बीच की दूरी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इसका हम लोग को डिस्टेंस बतानी है, इसके बीच की दूरी बताना है। दूरी बताने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, अभी छोटा सा और प्यारा सा ट्रिक बताई थी। वैसे अभी रूट लगाना, और रूट लगाने में से इसे आप ए मान लेना, इसे बी मान लेना। देखिए ना 2 बिंदु दिया गया है। इसके पहले में से मैंने कहा कि इसका पहला घटा के स्क्वायर कर दो। तो जब 0 में से इसको घटाओगे तो फिर क्या बचेगा, या माइनस में बचेगा, माइनस में क्या बचेगा, माइनस का a² थीटा बचेगा। तो इसका स्क्वायर कर दो तो प्लस में क्या हो जाएगा, a² sin² थीटा, यही हो जाएगा ना, यस, प्लस का। फिर इसमें से मैंने बोला कि दूसरे वाले से दूसरा घटा दो, फिर इसमें से 0 घटाओगे फिर उतना ही बचेगा। अब इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर a² cos² थीटा, ये भी हो जाएगा a² cos² थीटा
ठीक है, डन है। अब देखो यहाँ पे दोनों में ए है, ए स्क्वायर को कॉमन कर लो, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बचेगा सर कोस स्क्वायर का थीटा। बोलो मेरे भाई फटाफट से यही आंसर आएगा, यस। आगे बढ़ते, आगे देखो ए स्क्वायर को जो बाहर करोगे ए स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर को बाहर मत करो, अभी रूट में रहने दो, अभी वैसे ही रहने दो, ठीक है। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहने दो। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पर क्या होता है, एक होता है, तो एक में गुणा करोगे वही होगा। चलो तो ए स्क्वायर हो गया और ए स्क्वायर को बाहर कर दो, सिंपल सी भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सॉरी ए आ जाएगा इसका आंसर, तो यानी कि ए नंबर जो दिया गया वो ए नंबर आपका बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया यार, और क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 30 नंबर कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में लंब P हो, आधार B हो तथा कर्ण H हो के बीच में संबंध क्या होता है। यार हम सभी जानते हैं, हम सभी क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। बोलो फटाफट से, यही होता है, यस यही होता है। तो कर्ण का क्या बोला है सर, H मान लो, तो यानी कि H स्क्वायर बराबर लंब को मान लो B, P तो P के स्क्वायर प्लस आधार को मान लो यहाँ पे B तो B के स्क्वायर, तो क्या आंसर हो जाएगा, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। अब देखो इसमें से आंसर कहाँ पे है, तो H स्क्वायर बराबर दिया गया है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर दिया गया है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो दिया गया है वो E नंबर जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। सर सब्जेक्टिव के लिए भी आप परेशान मत हो, आपके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, आप परेशान मत हो बिल्कुल, बस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके शेयर कर दो, ठीक है। जो स्टेप बता रहे हैं वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो PDF के रूप में भी, सब्जेक्टिव भी। लेकिन कैसे भाई, तो ध्यान से देखना, कह रहे हैं कि बिंदु यहाँ पे a कमा बी और माइनस a कमा माइनस बी कमा के बीच की दूरी ज्ञात कर दो। जो भी अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से ज्ञात करोगे तो फटाफट से इसका आंसर क्या आ जाएगा मुझे बताना भाई फटाफट से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि 2√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहोगे सर इसको बता दीजिए, आओ मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें से इसको घटा के स्क्वायर कर दो, तो माइनस a में a को घटाओ क्या होगा, माइनस ए में ए को घटाओगे तो क्या होगा भाई, माइनस ए और माइनस ए यानी कि माइनस 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा माइनस 2a और इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 4a स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब उसी प्रकार से माइनस बी में का स्क्वायर कर क्या होगा, तो माइनस का 4b स्क्वायर हो जाएगा। सही है, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 4 क्या करोगे, कमन कर लोगे, कमन करोगे तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ रूट में से 4 बाहर कर लोगे तो 4 बाहर करोगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर जाएगा 2 अंडर रूट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। बोलो सही है, यहाँ तक सही है, यस। तो आंसर कहाँ दिया गया भाई फटाफट से, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस होता है ना, माफ़ करना यार, प्लस होगा सब में, ठीक है, वो प्लस होगा, ठीक है, सॉरी माफ़ करना, तो प्लस होगा, ठीक है, मैंने माइनस लिख दिया, माफ़ करना, प्लस होगा, सब में प्लस होगा, इसमें भी प्लस होगा, इसमें प्लस होगा, यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा भाई बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस का 45 डिग्री और कोसेक का 45 डिग्री का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, साइन 60 का वैल्यू लिखना है और कॉस 45 का और कोसेक 45 का मान रख करके केवल उसको मल्टीप्लाई करना ना, गुणा करना तो आप लोग को यार बहुत अच्छे प्रकार से आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। तो कितना गुणा करो के लाओगे, तो अंडर रूट 3/2 लेके आओगे, अंडर रूट 3/2 ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया ना वो यार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी वृत्त और वर्ग होते हैं, तो देखो सभी वृत्त और सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं। कैसे होते हैं भाई, समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। और एक मेरे भाई याद करके रखना, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन ये, जब भी आपके ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ज़्यादातर आपके आंसर समरूप ही होंगे, क्योंकि 10th में समरूप ही पढ़ना है, 9th में समरूपता पढ़ना है, ठीक है। ये बात आप एक क्लियर भी कर लेना, अगर नहीं समझ में आए तो आप समरूप पे टिक कर दोगे तो 90% चांस है भाई कि आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कह रहे कि कोण A बराबर यदि कोण D हो तथा कोण B बराबर कोण का E हो तथा कोण C बराबर कोण का F हो तो AB बटा DE का मान क्या होता है। बहुत ही बहुत ही प्यारे से हम आपको बताए थे, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको मैं बताया था कि अगर इस तरीके से ये दिया गया रहता है कोण आपस में, तो ये हो जाता है BC बटा EF होता है। क्या होता है भाई, BC बटा का EF होता है। ये बात आप हमेशा के लिए याद करके रखना। क्या करोगे, हमेशा के लिए याद करके रखना। अगला क्वेश्चन कि थीटा केंद्रीय कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। अब देखो कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है, लेकिन फॉर्मूला पूछने का ये ढंग जो है ना वो थोड़ा सा बदल दिया है। क्या कहते, देखो ये कह देता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बता दो तब भी हो जाता, लेकिन एक थीटा वर्ड बोल दिया है तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि थीटा केंद्रीय कोण वाले। कई बार ऐसा होता है
कि बोल देता है पी केंद्रीय कोण वाले, कभी बोल देगा ए केंद्रीय कोण वाले, उससे मतलब नहीं होता भाई। उससे क्या है कि भाई साहब पी पूछ रहा है, क्यू पढ़ रहा है, थीटा पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, उससे मतलब नहीं है, उसके स्थान पे ये रख देना है। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट से। तो यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रफल पूछता है, तो थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय कोण 60 डिग्री तथा त्रिज्या 84 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होगी। अब देखो चाप की लंबाई करनी है। अब चाप की लंबाई बताओ फटाफट से क्या होती है। अब जब आप थीटा दिया गया है यहाँ पे, तो चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। कैसा होती है, थीटा बटा 360 गुणे होता है 2 पाई आर होता है। थीटा का बदले कितने दिया, 60 दिया, 60 दे देंगे। यहाँ पे कि 360 हो जाएगी इनटू, कह रहा है कि 2, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे भाई साहब 2। कह रहा है कि पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, तो मैं लिख दूंगा। कह रहा है कि आर कह रहा है कि 84 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड के, 84 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि मैं लिख दूंगा यहाँ पे 84। कटाएंगे 0 से 0 कट जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा। उसके बाद से 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और अब उसके बाद से कटने वाली है 8 4 12 कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, ये 2 चला गया, और 6 चौका 24, 6 चौका इतना होगा क्या, 6 नहीं, 1 मिनट, ये कितना बार में कटेगा ये भाई बताना फटाफट से। अरे भाग दे दो यार, नहीं समझ में आ रहा जल्दी, तो ज़्यादा माथापेची करने की जरूरत नहीं है। 3 दूनी 6, यहाँ पे होगा 2, और 8 3 का होता है 24, यानी 28 होगा। कितना होगा 28 होगा, सही है। 8 3 का 24 और 3 दूनी 6 2 8, सही है। अब उसके बाद क्या करोगे आप सीधे से 22 में 28 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 7 चौक 28, 7 से कट भी जाएगा, नीचे 7 भी है, 7 चौक 28, 4 कट जाएगा। अब 22 में 4 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 4 दुनिया 4 दुनिया 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। 88 कहाँ पे दिया गया भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, और ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऑप्शन नंबर सी। भाई साहब अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यार। और प्यारा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है। आर त्रिज्या वाले क्या कह रहा है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति। और ये क्वेश्चन आप बुक में भी ढूंढोगे जल्दी तो नहीं मिलेगा, जब तक वो किसी प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक आप नहीं पढ़ते हो मैथ का, तब तक इसका आंसर आप एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, है ना। आप याद कर रखना पाई आर प्लस 2r होता है। क्या होता है भाई, पाई आर प्लस का 2r होता है, ठीक है, ये याद कर रखना ना आपका, ये होता है। देखो पाई आर प्लस 2r, देखो कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। और इस पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 36 यदि किसी चांद के या अर्ध चांद के जो है ना वो त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, तो उसकी पूरी ये बताना है, ठीक है, परिमिति बताना है क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी पे बनता है। मैंने इसको 2 दिन पहले भी इस पे क्वेश्चन बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर 2 गुनी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। किस प्रकार की वृद्धि होगी, कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई में हम कितने गुनी वृद्धि कर रहे हैं, 2 गुना वृद्धि कर रहे हैं। यदि 2 गुना वृद्धि करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में 4 गुना की वृद्धि हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर हम लोग का बी नंबर, और बी नंबर देना हम लोग का सही जवाब होगा। सर बहुलक बराबर क्या होता है, देखो मोड बराबर यदि बात करते हैं तो क्या होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है। क्या होता है 3 गुणा माध्यिका, देखो तो किधर है 3 गुणा माध्यिका माइनस का 2 गुणा माध्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी नंबर जो होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते, कह रहा है कि संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग होता है। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग, तो देखो एक माध्य में भी होता है, कई बार बच्चे कहते हैं माध्य में नहीं होता, नहीं भाई माध्य में भी होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई आला पढ़े होंगे आप लोग। फिर माध्यिका में भी हो जाता है और बहुलक में भी हो जाता है। इस तरीके ऑप्शन नंबर इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। यदि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आंकड़े का माध्यम, मध्यमान और माध्यिका क्रमशः इतना दिया गया हो तो बहुलक क्या होगा। देखो आपको कितना ये बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया गया। अब देखो जिस बच्चे को अगर कुछ नहीं आता होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा और तो उसका क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन जो कहेगा नहीं यार मेरे से नहीं बनेगा, तो उससे 100% नहीं बनेगा। पूछो कैसे। अब देखो अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, और उसके पहले इसी में देखो अगर कोई कहेगा यार मुझे इसका फार्मूला क्या होता है नहीं याद है, तो मैं कहूँगा यार सबसे बड़ा तो बुर्बक तो तुम ही हो, क्योंकि देखो यहाँ पे फार्मूला तो पहले से दिया हुआ है और आपने टिक भी किया है कि 3 गुणा माध्यिका माइनस 3 2 गुणा माध्य होता है। देखो यहाँ पे आपका दिया भी गया है, जब दिया गया है तो यहाँ से आप इसको केवल इसमें मान तो रखना है और बना देना फटाफट से। तो कितना हो जाएगा, इसका 9 पॉइंट का 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे ध्यान से देखोगे आप, मैं बता देता हूँ। कह रहे कि यदि किसी आंकड़े का माध्यमान, यानी कि देखो मध्यमान तथा माध्यिका दिया गया, तो माध्यिका कितना दिया 9 दिया गया है, तो 3 गुणा माध्यिका होता है, तो 3 गुणा 9 माइनस 2 गुणा माध्य, माध्य कितना दिया है 8.9 दिया है 8.9। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 29 27 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा
माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो 24 है ना, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में लगा 1, 8 दूनी 16 17, 17.8 और 17.8 में भाग करोगे कितना 9.2 हो जाएगा। ठीक है 9.2 और आपका आंसर आ गया 9.2। देखो कहाँ ऑप्शन नंबर सी में, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से भाई अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। अभाज्य संख्या कौन होता है? अभाज्य संख्या का जो होता है ना वो क्या होता है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता, वो अभाज्य संख्या होती है। और इसका जवाब होगा 9 आंसर होगा वो, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। सही है 9 आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला कह रहा है कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। प्रथम कह रहा है कि n प्रकृत संख्याओं का योगफल की यदि बात करता है तो क्या होगा, फटाफट से बताना इसका क्या हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि n/2 + 2 n × n/2/2 n - 1/2 और n × n - 1/2 होता है। क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा n × n + 1/2 होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा भाई बी नंबर सही जवाब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा यानी कि हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है। तो विभाजित होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर ए नंबर 4 से विभाजित होता है। अगला देखो कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। देखो दो परिमेय संख्या, तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा जो होगा वो परिमेय ही होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज सी। जैसे मान लो कि कोई भी परिमेय संख्या क्या है 2 4 × 2, ये दोनों का परिमेय संख्या करोगे क्या होगा 8, निकल के क्या आया, ये भी परिमेय संख्या आया। मान लो कि 2,6 आप कर दो, 6 दूनी 12 मेरे भाई क्या हो जाएगा 12, 12 क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि जिसे p/q रूप में लिख सकते हैं। तो 12 को क्या लिख सकते हो, 12/1 लिख सकते हो, यानी कि p/q रूप में लिख सकते हो। यदि p/q रूप में लिख दिए परिमेय संख्या हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और प्यारा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है। sin 30 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब हो जाएगा सर √3/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है और cos 30 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, √3/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अभी। कह रहे कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है, कैसी होती है मुझे बताना। तो वे कहना कि सर समानुपाती होती है। कैसी, समानुपाती। तो साथियों ये रहा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सर परेशान हो कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगी, कैसे हम कर पाएंगे। तो देखना ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, और इसका PDF के रूप में अगर आपको चाहिए आंसर तो देखो मैं यहाँ पे पेन से लिख करके यहाँ पे मैंने टीम से आपको बनवा दिया है। लेकिन ये PDF कैसे मिलेगी यार, कैसे मिलेगी, कैसे आप लिख पाओगे एग्जाम में, कैसे लिखनी है, क्या करनी है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ फटाफट से जल्दी से। आपको करना क्या है, तो आप पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट से जल्दी से लाइक करके शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी से लाइक करके शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ध्यान से देखो कि कैसे आपको इसका PDF मिल पाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। कुछ बच्चे तो जान गए होंगे कि यार सर गूगल पे जाएंगे, वेबसाइट के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, तो साथियों सबसे पहले फटाफट से गूगल पे सर्च करो मंटू सर, या फिर DLS एजुकेशन, जो भी सर्च करो मंटू सर ही सर्च कर दो। जैसे सर्च करोगे मेरी वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पे इस पे आप क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से ओपन हो जाएंगी, और यहाँ पे देखो फाइनल एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपकी कराई जा रही है। चैप्टर वाइज हो नहीं हो, क्या एग्जाम में आने वाले नहीं एग्जाम में, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए व्हाट्सअप से जरूर आपको जुड़ना है। व्हाट्सअप पे क्लिक करो और मुझे फॉलो कर लो व्हाट्सअप चैनल पे। ठीक है, तो फटाफट से जरूर सभी साथियों करना, और यहाँ से टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, टेलीग्राम से व्हाट्सअप जरूर जुड़ना आपको। और आपको इसके आंसर चाहिए तो क्या, बिहार बोर्ड मासिक जांच परीक्षा यानी कि मासिक परीक्षा कैंसर की पे क्लिक करो, इस तरीके से पोस्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद से आपको नीचे चले जाना है। ठीक है, नीचे चला जाना, जैसे नीचे जाओगे ऐड वगैरह आगे से कट कर देना, उससे मतलब नहीं है। और इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का देखो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको मैथ की चाहिए तो मैथ पे आप क्लिक करोगे 10th की, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो सब्जेक्टिव ग्रुप में कैसे मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे नीचे जाना, देखो यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, सब्जेक्टिव में। अब देखो यहाँ पे कई सारे बच्चों के फोन में जो होगा केवल एक ही पेज ओपन होगा, तो मैं उसका तरीका बता देता हूँ। इस PDF पे थोड़ा सा एक बार क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करोगे तो यहाँ पे ध्यान से बताते हैं आपको। देखना यहाँ पे तीर का सिंबल होगा। ठीक है, इस पे आप क्लिक कर करके देखना, जैसे क्लिक करोगे वो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस तीर के सिंबल पे आप क्लिक करके देख लेना। और वही बच्चे आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, मैं कहता हूँ यार पूरा देखो, ये बातें नहीं पता होगा उसको, वो आकर के कंफ्यूज हो जाएगा यार मैं करूँ क्या, तो उसको दिक्कत होगा। ठीक है ना,
तो आप यहाँ पे क्लिक करके दूसरा तीसरा नेक्स्ट पेज जो है आप कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इसका आंसर दिया गया यहाँ पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे कैसे इसका आंसर बना हुआ है। और यहाँ पे आकर के आप नोट भी करना चाहते हो, यहाँ पे अस्थिर से निश्चिंत होकर के नोट कर सकते हो। साथ ही इस तरीके से आपको तो ये मंथली एग्जाम हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना आपके फाइनल एग्जाम के लिए। और फाइनल एग्जाम में करना है आपको बेहतर लाना है 100% मार्क। वो कैसे आएगी, वो मेरे आएगी हमारे से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको हम पढ़ाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कैसे लाना है 100 में 100 स्कोर आपको करना है।